उस रात समुद्र सिर्फ लहरों का शोर नहीं सुन रहा था, वह दो भाइयों के टूटे हुए रिश्तों की खामोशी भी महसूस कर रहा था। और अगले कुछ मिनट उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले थे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इस कहानी के हर पिछले भाग को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में मन्नत एक जुनून देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मन्नत एक जुनून भाग 40। मन्नत भारी कदमों से उस पुराने गोदाम के अंदर चली गई। उसके जाते ही बाहर खड़ा वैभव एक टेढ़ी खतरनाक मुस्कान मुस्कुरा उठा। उसने जेब से अपना फ़ोन निकाला और धीमे स्वर में बोला, शिकार जाल में फंस चुका है, अब बस बाकी मोहरों के आने का इंतज़ार है। अगले ही पल गोदाम के चारों ओर छिपे उसके नकाबपोश आदमी एक एक करके अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गए। कुछ लोगों ने छोटे छोटे कैमरे ऑन कर दिए। हर एंगल, हर आवाज़, हर पल रिकॉर्ड होने वाला था। वैभव ने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। उसके होठों पर शैतानी मुस्कान और गहरी हो गई। मन ही मन वह बुदबुदाया, आज एक ही वार में 3 निशाने लगेंगे, अधिराज राठौर, आयुष और सबसे बड़ा वार वेदांश राठौर के भरोसे पर। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। जब यह रिकॉर्डिंग वेदांश तक पहुंचेगी तो उसे यही दिखाई देगा कि मन्नत दुश्मनों के साथ खड़ी थी और जिस लड़की पर उसने अपनी जान से ज़्यादा भरोसा किया उसी की वजह से उसका परिवार उजड़ गया। वह हल्का सा हंसा। जिस वेदांश ने कभी मन्नत को खुद से दूर नहीं होने दिया, आज वही उससे नज़रें फेर लेगा। यही तो मेरा असली खेल है। इतने में दूर से एक कार के ब्रेक लगाने की आवाज़ गूंजी। वैभव ने नज़रें उठाई और उसके होठों की मुस्कान और चौड़ी हो गई। आ गए, मेहमान भी आ गए, जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था। कार से सबसे पहले अधिराज राठौर उतरे, उनके पीछे आयुष। दोनों की नज़र जैसे ही वैभव पर पड़ी, उनके चेहरे कठोर हो गए। आयुष का गुस्सा पल भर में 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह दहाड़ते हुए बोला, वैभव। लेकिन वैभव बिल्कुल भी नहीं घबराया। वह आराम से मुस्कुराया और दोनों हाथ फैलाकर बोला, स्वागत है। दुश्मन जब खुद चलकर मेरे आंगन आए तो आरती तो बनती है। वह हल्का सा रुका, फिर उसकी मुस्कान और खतरनाक हो गई। बस फर्क इतना है कि आज आरती फूलों से नहीं, बारूद से उतरेगी। ये कहकर वह बिना एक पल रुके गोदाम के अंदर चला गया। अधिराज जी और आयुष ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना समय गंवाए उसके पीछे अंदर दौड़ पड़े। यही दृश्य आज भी आयुष की आंखों में जोई का तोई कैद था। जैसे उसने उस पल को याद किया, उसकी सांसें भारी हो गई। अगले ही क्षण उसने जबरदस्ती खुद को उस याद से बाहर खींच लिया। उसकी पलकें खुली और वह फिर से वर्तमान में लौट आया। सामने स्क्रीन पर वही महापूजा चल रही थी। राठौर मेंशन का पूरा परिवार माता रानी की आराधना में लीन था, लेकिन आयुष की आंखों में अब भी 3 साल पुराना दर्द तैर रहा था। उसने अपनी मुठ्ठियाँ इतनी कस ली कि उंगलियों की नसें तक उभर आई। उसकी नज़र सीधे मन्नत पर जाकर ठहर गई। कुछ पल तक वह उसे देखता रहा, फिर उसके होठों से दर्द भरे शब्द निकले, कितनी बार मॉम ने आपको समझाया, डैड ने समझाया, मैंने भी समझाया, लेकिन आपको तो हमेशा वही करना था जो आपकी जिद कहती थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आप कहती थी कि मैं अपने वीर से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, फिर उसी इंसान पर भरोसा क्यों नहीं कर पाई? एक बार, बस एक बार उनका इंतज़ार कर लेती, एक बार उन्हें अपनी सफाई देने का मौका दे देती। उसकी आवाज़ और भारी हो गई। अपने पति पर भरोसा नहीं किया, उनके परिवार पर भरोसा नहीं किया, लेकिन भरोसा किया तो किस पर? उसने गुस्से से दांत भींच लिए, अपने उस तथाकथित दोस्त वैभव पर। आयुष के आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह दर्द से भरकर बोला, मैंने अपना डैड खो दिया, मॉम ने अपनी मुस्कान खो दी, और मेरा भाई। उसकी आवाज़ टूट गई। कुछ पल तक वह बोल ही नहीं पाया।
फिर नम आंखों से बोला, मेरा भाई अपने ही दर्द में इतना खो गया कि अपने रास्ते, अपने मकसद सबसे भटक गया। उसने मन्नत के चेहरे को देखते हुए कहा, और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन आपने अपने वी पर भरोसा नहीं किया। ये कहते कहते आयुष की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके शब्दों में गुस्सा कम और अपने टूटे हुए परिवार का दर्द ज़्यादा था। कुछ पल ठहर कर अचानक उसकी आंखों में एक अलग सी चमक उभर आई। उसकी नज़र अब भी स्क्रीन पर चल रही महापूजा पर टिकी थी। पूरा राठौर मेंशन पूरी तरह पूजा में बिजी था। उसने गहरी सांस ली। 3 साल, पूरे 3 साल वह अपने ही घर से, अपने ही परिवार से, अपनी माँ से दूर रहा था। ऐसा नहीं था कि उसके पास राठौर मेंशन पहुँचने का मौका कभी नहीं आया। सालू की मदद से वो कई बार चुपचाप मेंशन के अंदर जाकर संध्या जी को देख सकता था। बस एक नज़र दूर से ही सही अपनी माँ को देख सकता था। लेकिन हर बार उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि वो जानता था एक बार अगर उसने अपनी माँ को देख लिया तो शायद फिर कभी खुद को उनसे दूर नहीं रख पाएगा। मगर आज उसका दिल पूरी तरह हार चुका था। अब वो खुद को और नहीं रोक पाया। उसने धीरे से अपना मोबाइल उठाया। कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर एक नंबर डायल किया। यह सालू का निजी नंबर नहीं था, बल्कि वह सीक्रेट नंबर था जिसका इस्तेमाल केवल संगठन के एजेंट या बेहद गोपनीय परिस्थितियों में किया जाता था। कॉल लग चुकी थी। अब उसे सिर्फ दूसरे तरफ से जवाब आने का इंतजार था। वही महापूजा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, अब आरती का समय है। इसके साथ यह महापूजा पूर्ण होगी। इतना सुनते ही पूरा राठौर परिवार आरती के लिए खड़ा हो गया, लेकिन मन्नत वहीं आसन पर बैठी रही। उसने हल्के से अपनी कनपट्टी दबाई। उसका सिर लगातार भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो भीतर कोई अदृश्य दर्द धीरे धीरे फैल रहा हो। शायद बारिश में भीगने की वजह से या फिर पिछले कुछ दिनों से बार बार अपनी भूली हुई यादों को याद करने की कोशिश की वजह से। एक बात साफ थी, अब उसकी याददाश्त लौट चुकी थी। उसे सब कुछ याद था, लेकिन उसके दिमाग में मौजूद वायरस अब भी अपना असर दिखा रहा था। हर बार जब वह अपनी पुरानी यादों पर ज़्यादा जोर डालती, उसका सिर अब भी असहनीय दर्द से भर उठता। आज बारिश और लगातार मानसिक तनाव ने उसकी तबीयत को और भी बिगाड़ दिया था। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेने की कोशिश की। तभी पंखुड़ी उसके पास आई और प्यार से बोली, मनु, आरती शुरू होने वाली है, चल उठ। मन्नत ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से पूजा में कोई बाधा है। वह धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई। वहीं वेदांश, जो कब से जानबूझकर अपनी नज़रें उससे चुरा रहा था, इस बार अन्यासी उसकी तरफ देखने लगा। उसकी नज़र मन्नत के चेहरे पर ठहर गई। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन रंग हल्का उड़ चुका था। उसकी सांसें भी सामान्य नहीं थी। वेदांश की भवें हल्की सी सिकुड़ गई। उसे कुछ ठीक नहीं लगा। उसने देखा मन्नत उठते समय हल्का सा लड़खड़ाई थी। उसने यह भी देखा कि उसका हाथ सामान्य से ज़्यादा ठंडे लग रहे थे और उसकी सांसें धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। वेदांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों की गहराई उसकी बेचैनी साफ बता रही थी। मन्नत बिना कुछ बोले आरती की थाली के पास जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही पंडित जी ने थाल उसकी तरफ बढ़ाया, उसने दोनों हाथों से थाल थाम लिया। उसी क्षण वेदांश का हाथ भी उसी थाल पर आकर टिक गया। दोनों के हाथ एक दूसरे को हल्के से छू गए। मन्नत की पलकों ने अनायास ऊपर देखा। एक पल के लिए उसकी नज़र सीधे वेदांश से मिली। वहीं वेदांश ने कुछ कहा नहीं, बस एक गहरी नज़र उस पर डाली, मानो उसकी आंखें पूछ रही हो, तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसने बिना कुछ बोले आरती शुरू कर दी। मन्नत भी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसके साथ आरती करने लगी, पर हर गुजरते पल के साथ उसकी सांसें और भारी होती जा रही थी। और यह बात सबसे पहले सिर्फ वेदांश ने महसूस कर ली थी। वहीं दूसरी ओर सालू की नज़र चारों तरफ घूमी। पूरा राठौर परिवार महापूजा और आरती में पूरी तरह मग्न था।
उसी समय उसकी जेब में रखा सीक्रेट फ़ोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। सालू के चेहरे का रंग बदल गया। उसने बिना किसी का ध्यान अपनी ओर खींचे चुपचाप वहाँ से कदम पीछे खींचे और तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में पहुँचते ही उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया, जेब से सीक्रेट फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, आयुष कॉलिंग। वह झुंझुलाकर बुदबुदाई, हे भगवान, अब इसे क्या हो गया है। उसने तुरंत कॉल रिसीव की, लेकिन उधर से आयुष के कुछ कहने से पहले ही वह दबे गुस्से में बोल पड़ी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम सोच भी कैसे सकते हो इस वक्त राठौर मेंशन आने के बारे में? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो? ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। 3 साल तक तुमने खुद को रोके रखा, तो अब अचानक क्या हो गया? उसने बेचैनी से कमरे में चहलकदमी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त वेदांश भी मेंशन में है। हमें अब तक ये भी पूरी तरह यकीन नहीं है कि उसने उस दिन तुम्हें देखा था या नहीं। ऐसे में तुम्हारा यहाँ आना बहुत बड़ा रिस्क है। प्लीज़ अपनी जिद छोड़ो। फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर आयुष ने बस एक गहरी सांस ली और शांत लेकिन अडिग स्वर में कहा, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। हेलो आयुष, आयुष। सालू की आवाज़ अधूरी रह गई। उसने झुंझुलाकर फ़ोन बिस्तर पर फेंक दिया, दोनों हाथ सिर पर रख लिए। इस लड़के का सच में दिमाग खराब हो गया है, वो खुद से बड़बड़ाने लगी। अगर मिस्टर एक्स को पता चल गया कि मैंने आयुष को यहाँ के लाइव टेलीकास्ट भेजा था, तो सबसे पहले मेरी ही कब्र खुदेगी। उसने घबराकर गहरी सांस ली। हे भगवान, किसी भी तरह इसे राठौर मेंशन आने से रुकना होगा। अगर किसी की नज़र इस पर पड़ गई तो 3 साल की पूरी मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाएगी। सालू की धड़कनें तेज हो चुकी थी। अब उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर आयुष को राठौर मेंशन पहुंचने से कैसे रोका जाए। वहीं आरती समाप्त होते ही पंडित जी ने कलश में रखा पवित्र जल उठाया। उन्होंने कलश मनत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा, इस पवित्र जल का पूरे राठौर मेंशन में छिड़काव कर दीजिए। और सबसे पहले जिनके लिए महापूजा रखी गई है, मिसेस संध्या राठौर के कमरे में यह जल अवश्य छिड़किए। मुझे माता रानी पर पूरा विश्वास है, आप सबकी प्रार्थना वो अवश्य सुनेंगी। मनत ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने कलश पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसकी उंगलियां हल्का सा कांप गई। कलश उसके हाथ से छूटने ही वाला था कि वेदांश ने बिजली की फुर्ती से अपना हाथ आगे बढ़ाया और कलश थाम लिया। एक बूंद भी पवित्र जल जमीन पर नहीं गिरा। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। सभी की नज़रें वेदांश और मनत पर टिक गई। मनत का दिल एक पल को जोर से धड़क उठा। उसे खुद समझ नहीं आया कि अचानक उसके साथ क्या हुआ। कबीर तुरंत आगे बढ़ा, बच्चा आप ठीक तो हो ना? दिव्या जी भी घबराकर उसके पास आई और पूछी, मनु आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी मन्नत ने तुरंत हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की और बोली, हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ और पूजा में धूप अगरबत्ती की खुशबू थोड़ी ज़्यादा हो गई, इसलिए शायद सिर थोड़ा भारी लग रहा है। आप लोग परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर उसने वेदांश के हाथ से धीरे से कलश ले लिया, लेकिन वेदांश की नज़रें अब भी उसी के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसके माथे पर आई हल्की पसीने की बूंद, चेहरे की फीकी पड़ती रंगत और सांसों की बढ़ती थकान, उससे कुछ भी छिपा नहीं था। मन्नत ने सबकी तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। मैं पूरे मेंशन में पवित्र जल का छिड़काव करके आती हूँ। इतना कहते ही पंखुड़ी और जैस्मिन भी उसके पास आ गई। पंखुड़ी मुस्कुराई, चल हम भी तेरे साथ चलते हैं। वहीं लूना और शिव महाप्रसाद की व्यवस्था देखने चले गए। राठौर मेंशन का भव्य आयोजन देखकर सभी मेहमान मंत्रमुग्ध थे। आखिर देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर होने वाली महापूजा में शामिल होना अपने आप में एक विशेष अवसर माना जाता था। चारों ओर भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत वातावरण था। चलते चलते जैस्मिन ने चिंता से पूछा, मनु सच सच बताइए, आप ठीक तो है ना? मन्नत मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, लगता है सुबह से कुछ खाया नहीं, इसलिए थोड़ा चक्कर आ गया। यह सुनते ही पंखुड़ी ने हल्की डांट लगाई, तो पहले कुछ खा ले, इतनी देर से भूखी है। मन्नत ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं अभी नहीं, जब तक पूजा पूरी तरह संपन्न नहीं हो जाती
तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। पंखुड़ी ने हैरानी से पूछा, मतलब तूने क्या आज व्रत रखा है? मन्नत ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैंने माता रानी से मनौती मांगी थी। अगर संध्या माँ पूरी तरह ठीक हो जाएंगी तो मैं उनके लिए व्रत रखूंगी। आज वही व्रत है। यह सुनते ही पंखुड़ी और जैस्मिन की आंखें हैरानी से भर आई। जैस्मिन धीरे से बोली, संध्या आंटी बहुत खुशकिस्मत है जिन्हें आप जैसी बहू मिली। लेकिन पंखुड़ी के चेहरे पर चिंता साफ थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि मन्नत व्रत रखती है तो उसकी तबीयत हद से ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन इस वक्त मन्नत से कुछ भी कहना ठीक नहीं था। वहीं मन्नत ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और बोली, हाँ, वह जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे माता रानी पर पूरा विश्वास है। पंखुड़ी जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली, चल, इतना बड़ा मेंशन है, अकेले नहीं हो पाएगा, हम दोनों भी तेरे साथ हैं। तीनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। लेकिन कुछ ही दूरी पर खड़ा वेदांश अब भी उन्हें जाते हुए देख रहा था, या यूँ कहे उसकी नज़रें सिर्फ एक चेहरे पर टिकी हुई थी, मन्नत, जो बार बार मुस्कुरा रही थी। लेकिन उसकी हर मुस्कान के पीछे छिपी तकलीफ वेदांश की नज़रों से बच नहीं पा रही थी। वहीं मन्नत, जैस्मिन और पंखुड़ी सीधे संध्या जी के कमरे में पहुंची। मन्नत ने श्रद्धा से कलश का पवित्र जल उठाया और धीरे धीरे पूरे कमरे में उसका छिड़काव करने लगी। फिर वो संध्या जी के सिरहाने आकर खड़ी हो गई। उसने कांपते हाथों से उनकी ओर कुछ बूंदें छिड़की और नम आंखों से बोली, प्लीज़ संध्या माँ, अब जल्दी से ठीक हो जाइए, होश में आ जाइए ना। फिर जितना मन करे मुझे डांट लीजिएगा, मैं बिना कुछ कहे आपकी सारी डांट सुन लूँगी। उसकी आवाज़ में इतनी सच्ची भाव थी कि जैस्मिन और पंखुड़ी के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी दोनों को एहसास हुआ कि कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा है। उन दोनों ने पलटकर देखा, वहाँ वेदांश था। वह चुपचाप दरवाजे पर खड़ा बस मन्नत को देख रहा था। वेदांश बाहर से जितना शांत दिखाई दे रहा था, भीतर उतना ही बिखर चुका था। उसने खुद से वादा किया था कि अब वह मन्नत से उतनी ही दूरी रखेगा जितनी उसके फर्ज की मांग होगी। लेकिन हर बीतते पल के साथ वह वादा कमज़ोर पड़ता जा रहा था। मन्नत का पीला पड़ता चेहरा, बार बार लड़खड़ाते कदम और हर मुस्कान के पीछे छिपा दर्द, उसकी नज़रों से कुछ भी नहीं छिप रहा था। वो खुद को बार बार याद दिला रहा था, कमज़ोर मत पड़ो। लेकिन उसका दिल हर बार एक ही जवाब दे रहा था, अगर उससे कुछ हो गया तो यह दूरी किसी काम की नहीं रहेगी। वहीं जैस्मिन और पंखुड़ी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों बिना कुछ बोले मुस्कुराई और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। मन्नत को इसका बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। वह अब भी संध्या जी को देखकर धीरे से बोली, जल्दी ठीक हो जाइए माँ, आपके बिना यह घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये कहकर उसने एक बार फिर पवित्र जल का छिड़काव किया। फिर जैसे वो मुड़ी, अगले ही पल उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हो गए। वह चौंक कर सामने देखने लगी। वेदांश उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा चुका था। मन्नत की आंखें पूरी की पूरी फैल गई। वी, ये क्या कर रहे हैं आप? वेदांश की नज़रें अब भी उतनी ही गहरी थी। उसने बिल्कुल सपाट स्वर में कहा, पूरे मेंशन में पवित्र जल छिड़कना है ना, तो मैं लेकर चलता हूँ, काम जल्दी खत्म होगा। बस इतना सुनते ही मन्नत का दिल जोर से धड़क उठा। उसने घबरा कर चारों तरफ देखा, लेकिन वी, बाहर इतने सारे मेहमान हैं, घर वाले भी है, प्लीज़ मुझे नीचे उतार दीजिए, मुझे बहुत शर्म आ रही है। वेदांश बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ गया। कौन क्या सोचता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी जल्दी ये काम खत्म होगा उतनी जल्दी मैं फ्री हो जाऊंगा। मन्नत ने मुंह फुला लिया और बोली, अच्छा तो आपको अपने काम की पड़ी है, तो जाइए ना, जो काम करना है कीजिए, मैंने आपको कहाँ बांध रखा है। लेकिन प्लीज़ अभी तो उतार दीजिए। उसकी आवाज़ अब सचमुच धीमी पड़ गई थी। वो शर्म से पूरी लाल हो चुकी थी। धीरे से बुदबुदाई, सब देख रहे हैं, सच में बहुत शर्म आ रही है। लेकिन वेदांश जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। वह उसे उसी तरह अपनी बाहों में उठाए पूरे मेंशन में चलता रहा और जहाँ जहाँ पवित्र जल छिड़कना था, मन्नत वहीं वहीं छिड़कती जा रही थी। जो भी यह नज़ारा देख रहा था उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जा रही थी। और मन्नत, वह तो शर्म से किसी की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। हालांकि दिल के किसी कोने में उसे यह पल बेहद सुकून भी दे रहा था।
वहीं वेदांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन जैसे उसने मन्नत को अपनी बाहों में उठाया था, उसे उसके शरीर का असामान्य तापमान महसूस हो गया था। उसका बदन हल्का सा ठंडा था और सांसें भी सामान्य नहीं था। वह समझ चुका था कि मन्नत की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बिना कुछ कहे उसने बस उसे चलने ही नहीं दिया। दूर खड़े मयंक, कबीर, शिव, लूना, सहानी और बाकी सभी अदृश्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी सहानी हंसते हुए बोली, भाई आज भी नहीं बदले। अपनी मन्नू को गोद में उठा ले तो लगता है पूरी दुनिया का चक्कर ऐसे ही लगा लेंगे। फिर शरारत से मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल भगवान शिव की तरह, जिनके लिए उनकी अर्धांगिनी से बढ़कर कुछ नहीं। यह सुनते ही सबकी हंसी छूट गई। वही मन्नत पूरे राठौर मेंशन में पवित्र जल का छिड़काव कर चुकी थी, लेकिन इतनी देर तक वेदांश की बाहों में रहने के बाद अब उसकी आंखें और भी भारी होने लगी थी। चेहरे की रंगत भी पहले जैसी नहीं रही थी। वह बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। वहीं वेदांश की बाह उसकी कमर के चारों ओर पहले से थोड़ी और मजबूती से कस गई। वह समझ चुका था कि मन्नत की तबीयत सचमुच बिगड़ रही है। आखिरकार दोनों मंदिर पहुंचे। मन्नत ने माता रानी के चरणों में पवित्र जल रख दिया, फिर गहरी सांस लेकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ वी, प्लीज़ अब मुझे नीचे उतार दीजिए। आप भी थक गए होंगे, पूरे 2 घंटे से मुझे ऐसे उठाकर घूम रहे हैं। लेकिन वेदांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसे गोद में उठाए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मन्नत ने हैरानी से पूछा, अरे ऊपर क्यों जा रहे हैं? मुझे कमरे में नहीं जाना, नीचे सब लोग हैं। जैस्मिन, लूना, सहानी, इतने दिनों बाद सबसे मिली हूँ, प्लीज़ मुझे नीचे ही रहने दीजिए। वेदांश ने बिना उसकी तरफ देखे शांत स्वर में कहा, पार्टी वाले दिन आप सभी से मिली थी, जितनी बातें करनी थी हो चुकी है, अब आपको सिर्फ आराम करने की ज़रूरत है। मन्नत ने तुरंत मुंह फुला लिया, नहीं, मुझे सबसे बातें करनी है। मेरे मायके वाले भी चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब मिलना होगा। वह लगभग बच्चों की तरह मिन्नतें करने लगी, प्लीज़ भी, मैं अकेले कमरे में बोर हो जाऊंगी। लेकिन वेदांश के कदम जरा भी नहीं रुके। कुछ ही देर में वह टॉप फ्लोर पर अपने कमरे के सामने पहुंच गया। दरवाज़ा खोला और सीधे अंदर चला गया। उसने बहुत सावधानी से मन्नत को बिस्तर पर बैठाना चाहा, लेकिन जैसे ही मन्नत उठने लगी, वेदांश ने सख्त आवाज़ में कहा, एक कदम भी नीचे रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मन्नत वहीं ठिठक गई। वेदांश ने बिना उसकी ओर देखे ठंडे स्वर में कहा, और ये मत सोचिए कि मुझे आपकी परवाह है। आपकी तबीयत ठीक रहेगी तभी तो मेरी नाराज़गी और मेरा गुस्सा झेल पाएंगी। बस इतना सुनते ही मन्नत का दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। वो अच्छी तरह जानती थी यह वेदांश का गुस्सा बोल रहा है, उसका दिल नहीं। अगले ही पल उसने अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान सजा ली और धीरे से बोली, वी, मैं आपका हर गुस्सा, हर नाराज़गी सब कुछ झेल लूँगी। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन प्लीज़ इस वक्त मुझे नीचे जाने दीजिए। नीचे पूरा परिवार है और आप मुझे यहाँ अकेले बंद कर रहे हैं। आपसे बड़ा जालिम कोई हो भी नहीं सकता। वेदांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने एसी का तापमान थोड़ा कम किया, अलमारी से एक मुलायम कंबल निकाला, खुद झुककर मन्नत को ठीक से तकिए का सहारा दिया और उसके ऊपर कंबल उड़ा दिया। सिर्फ इतना कहा, आराम कीजिए, और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। मन्नत गुस्से से दरवाजे की तरफ देखती रह गई। ये कैसी नाराज़गी है वी? प्यार से नहीं, ज़बरदस्ती से ख्याल रख रहे हैं। वह अभी खुद से बड़बड़ा ही रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा फिर खुला। एक एक करके पंखुड़ी, लूना, जैस्मिन, सहानी और नन्ही कुहू भी अंदर आ गई। जिस कमरे में वेदांश की इजाज़त के बिना कोई आने की हिम्मत नहीं करता था, आज उसी कमरे में सब आराम से दाखिल हो रहे थे। मन्नत ने हैरानी से सबको देखा। उधर जैस्मिन कमरे की भव्यता देखकर दंग रह गई। उसने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहा, हे भगवान, ये कमरा है या किसी 7 स्टार होटल का प्रेसिडेंशियल सूट? सहानी हंस पड़ी, भाई का कमरा कम, लग्जरी होटल ज़्यादा लगता है। मन्नत ने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा, तुम सब मुझे देखने आई हो या कमरे का इंटीरियर देखने? सब जोर से हंस पड़े। तभी पंखुड़ी मुस्कुराते हुए बोली, हम तो नीचे ही थे, लेकिन मिस्टर राठौर ने फरमान सुनाया। उसने वेदांश की नकल करते हुए कहा, जाइए सब लोग ऊपर जाइए, मेरी बीवी अकेली बोर हो जाएगी, उसका ध्यान रखिए।
इतना सुनते ही मन्नत के होठों पर अन्यासी मुस्कान आ गई। वो धीरे से बुदबुदाई, तो जनाब मुझे अकेला छोड़कर गए नहीं थे, मेरे लिए पूरी टोली भेजकर गए थे। कमरे में फिर एक बार हंसी गूंज उठी। वहीं वेदांश धीमे मगर ठहरे हुए कदमों से टॉप फ्लोर से नीचे उतर रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखें हर छोटी सी छोटी चीज पर नजर रखे हुए थी। तभी सामने से तेजी से आती हुई सालू उसकी नजरों के सामने आ गई। सालू के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, किसी भी तरह आयुष को राठौर मेंशन आने से रुकना होगा। वह इतनी उलझी हुई थी कि सामने कौन खड़ा है उसे इसका भी ध्यान नहीं रहा। अचानक उसका पैर सीढ़ी के किनारे से फिसल गया। आह! वह नीचे गिरने ही वाली थी कि अगले ही पल एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई थाम ली। वेदांश ने उसे गिरने से पहले ही संभाल लिया। कुछ पल के लिए सालू की सांसें जैसे थम गई। जब उसने सामने देखा तो वेदांश उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी गहरी नजरें सीधे सालू की आंखों में उतर रही थी। सालू ने तुरंत अपने चेहरे की घबराहट छिपाई, जबरन मुस्कान लाते हुए बोली, थैंक यू वेदांश, अगर आपने नहीं संभाला होता तो आज मैं सीधे नीचे जा गिरती। वेदांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान में ऐसा कुछ था जिसे पढ़ पाना आसान नहीं था। उसने बेहद शांत स्वर में कहा, गिरने वालों को कभी कभी संभालना ही पड़ता है, वरना नुकसान हमारा भी हो सकता है। बस इतना सुनते ही सालू की भवें हल्की सी सिकुड़ गई। वह वेदांश की बात का मतलब बिल्कुल समझ नहीं पाई, या शायद समझना नहीं चाहती थी। तभी वेदांश ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? कोई बात है क्या? सालू एक पल के लिए हड़बड़ा गई, फिर तुरंत सिर हिलाकर बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, उसी की तैयारी में थोड़ी जल्दी थी, शायद इसलिए बैलेंस बिगड़ गया। फिर उसने हल्की सी मुस्कान बनाते हुए कहा, लेकिन आपने संभाल लिया, अब सब ठीक है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह तेजी से वहाँ से निकल गई, लेकिन उसके जाते ही वेदांश की नज़रें और भी ज़्यादा गहरी हो गई। उसने कुछ सेकंड तक उसी दिशा में देखा जहाँ सालू गई थी। फिर उसके होठों पर एक बेहद हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभर आई, मानो उसे कुछ ऐसा दिखाई दे चुका था जो बाकी किसी ने नहीं देखा। वहीं राठौर मेंशन की पिछली तरफ एक काले कपड़े में लिपटी परछाई तेजी से आगे बढ़ रही थी। चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। वह हर कदम बेहद सावधानी से रख रहा था ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। वह कोई और नहीं, आयुष था। राठौर मेंशन का एक एक रास्ता, एक एक गुप्त कोना उसे आज भी उतनी ही अच्छी तरह से याद था। इसलिए उसने मुख्य दरवाजे की बजाय वही पुराना रास्ता चुना जो सीधे संध्या जी के कमरे की खिड़की तक जाता था। कुछ ही पलों में वह दीवार पार कर उस खिड़की के पास पहुंच गया। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई। पूरे मेंशन अभी भी महापूजा और मेहमानों में बिजी था। यही मौका था जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसने धीरे से खिड़की की कुंडी की ओर हाथ बढ़ाया और बिना जरा सी आवाज़ किए उसे खोलने की कोशिश करने लगा। बस किसी तरह वो कमरे तक पहुंच गया। उसने धीरे से खिड़की बंद की और पलटकर जैसे सामने देखा, उसके कदम वहीं थिरक गए। कमरे में वही सन्नाटा पसरा हुआ था। मशीनों की बिप बिप की आवाज़ लगातार गूंज रही थी और बिस्तर पर संध्या जी आज भी बिल्कुल निश्चल लेटी हुई थी। उन्हें देखकर आयुष की आंखें भर आई। 3 साल, पूरे 3 साल बाद वो अपनी माँ को इतने करीब से देख रहा था। उसका गला भर आया। वह लड़खड़ाते कदमों से उनके पास पहुंचा, घुटनों के बल बैठ गया और कांपते हाथों से उनकी हथेली अपने हाथों में थाम लिया। उसके आंखों से आंसू लगातार गिरते जा रहे थे। वह भराई आवाज़ में उसके होठ कांपे, मॉम, बस मॉम, यह एक शब्द जिससे कमरे की खामोशी को चिर गया। उसी क्षण संध्या जी के अचेत मन में जैसे कोई पुरानी याद हल्की सी दस्तक दे गई। आयुष रोते बोला, मॉम प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए, देखिए आपका बेटा आयुष आ गया है। मैं जिंदा हूँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह उनकी हथेली अपने माथे से लगाकर फुट फुट कर रोने लगा। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसी पल उसके स्पर्श ने एक चमत्कार कर दिया था। संध्या जी की उंगलियां बहुत हल्की सी कांपी, जैसे किसी ने बरसों बाद उन्हें भीतर से पुकारा हो। मशीनों की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई,
लेकिन आयुष अपने दर्द में इतना डूबा हुआ था कि उसे यह हलचल महसूस ही नहीं हुई। वहीं वेदांश भी शांत कदमों से उसी कमरे की ओर बढ़ रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके कमरे के अंदर इस समय कौन मौजूद है। इधर आयुष अब भी रोए जा रहा था। उसकी आवाज़ दर्द से काँप रही थी। मॉम, प्लीज़ उठ जाइए। और ठीक उसी समय कमरे के बाहर वेदांश के कदम आकर रुक गए। अगले ही पल कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। वेदांश अंदर दाखिल हुआ। पूरा कमरा बिल्कुल शांत था। सिर्फ मशीनों की बिप बिप की आवाज़ उस खामोशी को तोड़ रही थी। उसकी गहरी बाज जैसी नज़रें पूरे कमरे में एक एक कोना टटोलने लगी। टेबल, पर्दे, बैल्कनी, खिड़की, सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई दे रहा था। वहीं खिड़की के बाहर खड़ा आयुष समझ गया था कि कोई कमरे के अंदर आ रहा है। एक पल भी रुके बिना वो फुर्ती से खिड़की के बाहर बने संकेरे किनारे पर आ गया। लेकिन वो वहां से गया नहीं। खिड़की के एक कोने से हल्का सा झुककर वह अंदर का दृश्य देख रहा था। उसकी सांसें भी जैसे थम सी गई थी। इधर वेदांश की आंखें एक बार फिर पूरे कमरे में घूमी। ना जाने क्यों उसे एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे अभी अभी यहाँ कोई मौजूद था। हवा में एक अनजानी सी आहट, एक हल्का सा एहसास जिसे शब्द देना मुश्किल था। लेकिन उसने अपने चेहरे पर जरा सा भी भाव नहीं आने दिया। ना कोई सवाल, ना कोई प्रतिक्रिया। वह बिल्कुल शांत कदमों से आगे बढ़ा और संध्या जी के बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। धीरे से उसने उनकी हथेली अपने हाथों में थाम ली। कुछ पल तक वह बिना कुछ बोले बस अपनी माँ को देखता रहा। उसकी आंखों में वही गहराई थी जिसमें बरसों का दर्द, इंतजार और अनगिनत अनकहे जज्बात दबे हुए थे। कमरे में फिर एक बार गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ पल तक वेदांश अपनी माँ को शांत नज़रों से देखता रहा। फिर उसने धीरे से उनकी हथेली अपनी हाथों से छोड़ी और बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। उसके कदम धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ने लगे। वहीं जैसे ही आयुष ने देखा कि वेदांश उसी खिड़की की तरफ आ रहा है, एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसकी सांसें अटक गई। वो फुर्ती से दीवार से सट गया ताकि उसकी परछाई तक कमरे के अंदर दिखाई न दे। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वही खिड़की पर लगे सफ़ेद पर्दे तेज हवा के साथ लगातार लहरा रहे थे। बार बार वे कमरे के भीतर आते तो फिर बाहर उड़ जाते, मानो कुदरत खुद चाह रही हो कि यह दोनों भाइयों के बीच की यह दूरी आज खत्म हो जाए। एक माँ भले ही कोमा में हो, लेकिन उसकी ममता कभी सोती नहीं। संध्या जी का निश्चल शरीर भले बिस्तर पर था, पर जैसे उनका दिल अपने दोनों बेटे को एक दूसरे के सामने लाने की जिद कर रहा था। वेदांश खिड़की के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। उसके दोनों हाथ पैंट की जेबों में था। चेहरे पर हमेशा की तरह वही शांत गंभीरता और आंखें असीम गहराई लिए बाहर फैले आसमान को देख रही थी। वहीं दूसरी ओर दीवार से सटा खड़ा आयुष अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। उसके होठ बुदबुदाए, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी इनके सामने नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं। उसने अपनी आंखें और भी कसकर बंद कर ली, मानो अगर उसने एक पल के लिए भी हिम्मत खो दी तो अगले ही क्षण उसका सामना अपने बड़े भाई से हो जाएगा। और उस मुलाकात के लिए वो अभी बिल्कुल तैयार नहीं था। वहीं वेदांश की गहरी नज़रें अब भी खिड़की के बाहर टिकी हुई थी। अचानक बिना किसी वजह से उसका दिल जोर से धड़का। न जाने क्यों ऐसा लगा, आयुष, बस एक नाम जो उसके दिल की गहराइयों से खुद ब खुद निकल आया। उसी पल दीवार से सटा खड़ा आयुष भी जैसे सिहर उठा। उसकी पलकों के पीछे भी बस एक ही आवाज़ गूंजी, भाई। दोनों के बीच ना कोई शब्द थे, ना कोई मुलाकात, फिर भी दोनों दिल एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर चुके थे। दोनों की आंखों के कोने एक साथ नम हो गए। कुछ रिश्ते आवाज़ों से नहीं, धड़कनों से जुड़े होते हैं। लेकिन अगले ही पल वेदांश ने अपनी भावनाओं को फिर से चेहरे के पीछे कैद कर लिया। उसकी आंखें की नमी पल भर में गायब हो गई। चेहरे पर वही ठंडी गंभीरता लौट आई। उसने आखिरी बार बाहर नज़र डाली, फिर बिना कुछ कहे मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। जैसे उसके कदमों की आहट दूर हुई, आयुष ने लंबी राहत की सांस ली। उसने धीरे से दीवार से अपना सिर टिकाया। उसकी आंखों से एक आंसू फिसल कर गाल पर बह निकला। वह खुद से ही बुदबुदाया, ये मेरी मजबूरी नहीं कि मैं आपके सामने नहीं आ रहा, ये सिर्फ मन्नत की वजह से है भाई। आप उसे छोड़ नहीं सकते और मैं उसे आपकी ज़िंदगी में रहने नहीं दूंगा। जिस दिन आप खुद अपने दिल और अपने फर्ज के बीच फैसले कर लेंगे,
उस दिन मैं सबसे पहले आपके सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन तब तक मैं आपके सामने कभी नहीं आऊँगा। आयुष राठौर मेंशन से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक सामने सालू आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ जल रहा था। बिना कुछ कहे उसने आयुष का हाथ पकड़ लिया और उसे राठौर मेंशन से थोड़ा दूर अंधेरे कोने में खींच लाई। दांत पीसते हुए बोली, तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो आयुष। मत भूलो, आज अगर तुम जिंदा हो तो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एक्स की वजह से। अगर उन्होंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो आज तुम इस दुनिया में नहीं होते। इसलिए हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश भी मत करना। उसने आयुष की आंखों में देखते हुए कहा, और एक बात, अगर वेदांश को पता चल गया कि तुम जिंदा हो तो वो फिर से तुम्हें अपनी बातों में फंसा लेगा, तुम्हें मैनिपुलेट करेगा और मन्नत को कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। सालू कुछ पल रुकी, फिर गंभीर स्वर में बोली, ऐसे भी मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब है। अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जिस तरह आज वो पूजा में मन्नत का ध्यान रख रहा था, जिस तरह उसकी हर छोटी छोटी बात पर नज़र थी, मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि उसने मन्नत को छोड़ने का फैसला किया होगा। उसकी भवें सिकुड़ गई, बल्कि अब तो मुझे शक होने लगा है। जो दिख रहा है शायद वो सच नहीं है, और जो सच है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। वेदांश राठौर ने मुझे पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया है। यह सुनते ही आयुष के होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई। वह शांत लेकिन सख्त स्वर में बोला, सालू, कितनी बार कहा है, अपनी औकात से बड़ी धमकियां मुझे मत दिया करो। और रही बात भाई को समझने की, वह हल्का सा हंसा। अगर भाई को समझना इतना आसान होता तो मन्नत उन्हें कभी गलत समझती ही नहीं। जो लड़की उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी वही उन्हें समझ नहीं पाई, तो तुम क्या चीज़ हो। उसकी आंखें अचानक गंभीर हो गई। और मिस्टर एक्स के एहसान की बात कर रही हो ना, उस एहसान का कर्ज मैं चुका रहा हूँ, इसलिए आइंदा मुझे समझाने की कोशिश मत करना। इतना कहकर आयुष बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। सालू वहीं खड़ी रह गई। उसकी मुठियाँ कस चुकी थी। वह धीरे से बुदबुदाई, अब मुझे हर हाल में पता लगाना होगा, वेदांश और मन्नत के बीच सच में दरार आई है या फिर दोनों पूरी दुनिया के सामने सिर्फ एक नाटक कर रहे हैं। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। अब से मेरी नज़र हर वक्त इन दोनों पर ही रहेगी। वहीं सालू को अपनी आखिरी चेतावनी देकर आयुष वहां से तेज कदमों से निकल गया। इस वक्त उसके अंदर गुस्सा, दर्द और उलझन तीनों एक साथ उफान पर थे। पता ही नहीं चला कब उसके कदम उसे समुद्र किनारे ले आए। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। बस समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें बार बार किनारों से टकराकर अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही थी। आयुष चुपचाप समुद्र की तरफ पीठ किए खड़ा था। उसकी आंखों में ना जाने कितने जज्बात उमड़ रहे थे। तभी पीछे से एक जानी पहचानी शांत और भारी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, कैसे हो छोटे। बस इतना सुनना था कि आयुष का पूरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया। उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गई। आंखें हैरानी से फैल गई। चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो अभी सीने से बाहर निकल आएगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह आवाज़ उसे फिर से सुनने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, वेदांश जानता था कि वह जिंदा है। वहीं कुछ कदम पीछे वेदांश अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा वाली गंभीरता थी, न गुस्सा न हैरानी। बस 3 साल की अनगिनत यादें उसकी गहरी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वह बिना कुछ कहे बस अपने छोटे भाई के पलटने का इंतजार कर रहा था। वो काफ़ी देर से उसके पीछे खड़ा था। उसने आयुष को जानबूझकर संभलने का समय दिया, क्योंकि 3 साल बाद मिलने का पहला पल वह डर से नहीं, अपनेपन से शुरू करना चाहता था। वहीं आयुष ने कांपती हुई सांस भीतर खींची। उसकी आंखों के कोने भीग चुके थे। बहुत धीरे, बहुत मुश्किल से वो पलटा और अगले ही पल 3 साल बाद दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े थे। ना कोई शब्द, ना कोई सवाल, बस 2 जोड़ी आंखें जो 3 साल का दर्द एक दूसरे में तलाश रही थी। समुद्र की लहरें अब भी किनारे से टकरा रही थी, लेकिन उस पल उन दोनों भाइयों के बीच पसरा सन्नाटा हर आवाज़ से ज़्यादा गहरा था। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।